है और हम चालू करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब बात करें तो हमारे जो वेक्टर्स है, क्वांटिटी कितने तरह की होती है बच्चों? स्केलर और वेक्टर। तो इसको हम बड़े अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। स्केलर क्या होती है? जिसमें खाली हमें मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलता है, या वो क्वांटिटी जो केवल मैग्नीट्यूड रखती है। मैग्नीट्यूड से मतलब कि वैल्यू होती है, डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन उनसे हमें नहीं मिलती। और इसका एग्जांपल डिस्टेंस, लेंथ, है ना, टाइम, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, प्रेशर, स्ट्रेन, है ना, काफी सारी क्वांटिटी है अगर बोलना शुरू करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर। तो देखो, जितने नाम मैंने अभी बोले थे, जितनी क्वांटिटीज थे, सब में हमें केवल मैग्नीट्यूड से पता चलता है। अगर मैं बोलूं कि किसी बॉडी का कुछ मास है, तो इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होगी, ना ही डायरेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बस हमें क्या डिस्कस करना होगा? मास, वैल्यू चाहिए। तो जिसमें केवल वैल्यू से पता चलता है, जिस क्वांटिटी के बारे में, जिस क्वांटिटी से हमें केवल उसके मैग्नीट्यूड का पता चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब बात करेंगे वेक्टर। तो वेक्टर क्या होगी? जिसमें मैग्नीट्यूड भी और साथ में डायरेक्शन भी, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है, उसे हम कैसी क्वांटिटी बोलते हैं? वेक्टर। और कैसे, कितनी हो सकती हैं? फोर्स, वेट। एक बच्चे ने बोला था कि वेट स्केलर है, तो बता दूं बेटा, वेट हमारा कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। देखो, वेट की डायरेक्शन होती है। ऐसा नहीं कि आपकी कंसीडर किया कि ये अर्थ की स्ट्रक्चर है, अर्थ की शेप है, और इसमें हमारी कोई बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, और ये अर्थ का सेंटर पॉइंट। तो वेट की डायरेक्शन हमेशा यहाँ इस तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। ऐसा नहीं कि वेट आपका बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा या इधर वर्क करे, है ना। तो हमेशा एक डायरेक्शन रहती है। तो फोर्स जब किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं, इसलिए उसकी पोजीशन में चेंज करने के लिए, उसकी स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए फोर्स क्या क्या कर सकता है? चेंज करता है। किसको चेंज करता है? या करने के लिए एफर्ट करता है। जरूरी नहीं कि कर ही दे। जैसे मैं इस बोर्ड की स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहता हूं, नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि, लेकिन एफर्ट तो किया, तो फोर्स मैंने एग्जर्ट किया। किस डायरेक्शन में? इनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। मींस इस तरह से काफी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और ग्रेविटेशनल फील्ड, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, बहुत सारी क्वांटिटी हैं जो वेक्टर क्वांटिटी हैं। ये भी हमारे पास कई बहुत सारी हैं। बस याद रखना है कि इनको हम मैथमेटिक्स के सिंपल रूल से प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि मान के चलो वैल्यू होंगी, तो उनको जैसे साइन होंगे उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर को नहीं करते। इसको कुछ अलग से यूज करना पड़ता है। तो उसे हम अभी बात करेंगे कि आखिर वो कौन सा रूल होगा, इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर हमें वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। अच्छा, दूसरी चीज कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जैसे फोर्स है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी वी से, मोमेंटम पी से, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल से, टॉर्क टो से। इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटी, सबके ऊपर क्या करेंगे? हम एरो लगाते हैं। और ये सब एरो लगाने के बाद अब कैसे रिप्रेजेंट हो गई कि सबकी सब क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। इनके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटी होती है। इंपल्स है ना, एंगुलर मोमेंटम आ गया, एंगुलर वेलोसिटी है, बहुत सारी क्वांटिटी। तो याद रखना किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? टू रेज द एरो। एरो को लगा के सिंबल के ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर किसको बोलेंगे? तो देखो, मैंने पहले भी बोला कि मान के चलते हैं मैं अभी जहां पे पढ़ा रहा हूं और यहां से मेरे इस क्लास में एक बच्चे की लोकेशन कॉर्नर में है, एक इस मेरे राइट साइड है, दूसरा लेफ्ट साइड है। तो मैंने तुम्हें बोला कि मुझसे राइट साइड, मुझसे लेफ्ट साइड, मुझसे एक एंगल के थ्रू 30 डिग्री 40 डिग्री, तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग सब स्टूडेंट्स की लोकेशन है। तो इसी तरह से जब हम किसी बॉडी की लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में? कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा? जहां पे दो एक्सिस कट करती हैं एक दूसरे को, हम इस तरह से टू परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं और जिस पॉइंट पे कट करती हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं? 0 0, और इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, है ना? ये सब जानते हैं। अब सपोज यहां पे मैंने इस पॉइंट को नाम दिया O, और O के कोऑर्डिनेट कितने? 0 0। कोई बॉडी यहां पे सिचुएटेड है, एक बॉडी यहां पे रखी हुई है, और जो यहां पे बॉडी है, मैंने इस पॉइंट को बोला ए पॉइंट पर एक बॉडी है। अब यहां से इस पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितनी है? तो इसको आप क्या बोलोगे कि सर 60 डिग्री यहां पे या 70 डिग्री, है ना? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह, वेक्टर लगा के, एरो लगा के। तो ये जो इस पॉइंट होगा यहाँ पे इस तरह से, इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ। डिफाइन कैसे बोलोगे कि आखिर पोजीशन वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर, अब मैंने पहले ही बोला वेक्टर क्या होता है? जिस वेक्टर होता है एक लाइन विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन द गिवन डायरेक्शन, कि किसी भी बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम एक एरो का यूज करते हैं और एरो उस पॉइंट को, उस बॉडी को रिप्रेजेंट करता है विद डायरेक्शन, विद मैग्नीट्यूड, तो उसे क्या बोला जाएगा? पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे ए, सपोज कोई बॉडी अभी पॉइंट ए पर है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये वाला बोल दिया, और इसका मैंने रिप्रेजेंट किससे किया है? R1 है। थोड़ी देर के बाद सपोज ये चलते हुए कहां पहुंच जाती है? पॉइंट बी पर। अब इसकी पोजीशन क्या होगी ओ के रेस्पेक्ट में? कि ये भी कोई मुश्किल है, यहां से क्या करेंगे? यहां से एक लाइन स्टार्ट करेंगे, वी हैव टू स्टार्ट अ लाइन फ्रॉम O टू B। यहां से एक लाइन स्टार्ट करते हैं। अब ये वाली लाइन क्या है? मैग्नीट्यूड। अब मैं बार बार वर्ड बोलता हूं, मैग्नीट्यूड। तो जब हम ड्रॉ करते हैं, मान के चलें हमारे हापुड़ की लोकेशन, हमारी उस प्लेस की लोकेशन, किसी एक प्लेस की लोकेशन बोलते हैं मैप पर। सपोज दिल्ली की लोकेशन हमने यहां बोला, और दिल्ली से कोई पर्सन यहां पे है इस पॉइंट पर, पॉइंट ए। तो अब आप क्या बोलोगे कि इस पॉइंट की दिल्ली से कितनी डिस्टेंस है? सपोज ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, 100 किलोमीटर, तो मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन डायरेक्शन क्या है? वो डायरेक्शन भी तो बताना जरूरी है। तो डायरेक्शन को विद मैग्नीट्यूड हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक एरो से। और ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, देखो कॉपी में 100 किलोमीटर बना, 100 किलोमीटर की लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है। जो मैं बोल रहा हूं फिर से सुनो, कॉपी के अंदर 100 किलोमीटर की लाइन की लेंथ, 100 किलोमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करें, मुश्किल है ना? क्या कर पाओगे? तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। ठीक, तो 10 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर, तो 100 में कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करता है? 10 को। 10 सेंटीमीटर कितने को करेगा? 100 को। भाई 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। तो अब क्या कर सकते हैं? अब हमें इसकी लोकेशन को अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना है, और कॉपी में ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस तरह से ओरिजिन बनाएंगे, और ओरिजिन क्या होगा हमारी?
ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, किस प्लेस से, दिल्ली से। अब दिल्ली से कोई सपोज 60 डिग्री के एंगल पर है यहां पर, और कितनी डिस्टेंस पर, 100 किलोमीटर पर। अब अपना क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लोगे एंगल वगैरह बनाने के लिए, है ना, या सीधा डी का यूज करोगे और डी से हम 60 डिग्री का एंगल बनाते एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन को कितने डिस्टेंस के बाद कट करना है प्रोटेक्टर से, 10 सेंटीमीटर के बाद, है ना। और 10 सेंटीमीटर के बाद एक कट करोगे, जो आर्क ये लगाएंगे यही एक बार समझा दीजिए। फिर से सुनो, हम क्या करेंगे, इस लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे, ओरिजिन को दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के रेस्पेक्ट में पूछा है कि दिल्ली के रेस्पेक्ट में किसी पर्सन की लोकेशन क्या है। तो दिल्ली, सपोज फ्लाइट जब उड़ती है फ्लाइट जब रहती है आसमान में, कोई प्लेन सपोज उड़ रहा है, तो उसकी लोकेशन को जब पूछा जाता है पास में किसी स्टेशन से, तो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ से आपकी लोकेशन ईस्ट वेस्ट या इतने डिग्री इतना सब कुछ है। तो लोकेशन को वो 3 डायमेंशन में है, लेकिन अभी आप किस में पढ़ रहे हो, 2 डायमेंशन में। भाई वो एयर में है तो वॉल्यूम टाइप का बना, लेकिन आप अगर अर्थ सरफेस पे हो तो कितने डायमेंशन में, 2 पर, एक्स वाई केवल। अगर यही बॉडी कहाँ होती हवा में तो 3 में आती बात। तो ये दिल्ली से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन को 60 डिग्री बोल दें, या हम वैसे कॉपी में क्या दिखाते हैं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो सपोज वो बोलता है नॉर्थ ईस्ट, याद रखना, या तो ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, लेकिन बीच की डायरेक्शन के लिए हम हमेशा क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह इधर की डायरेक्शन के लिए नॉर्थ वेस्ट, इधर के लिए साउथ वेस्ट, और इधर के लिए साउथ ईस्ट। मीन्स पहले नॉर्थ और साउथ यूज होता है अगर कोई कॉर्नर में, तो इस तरह से वो है। अगर बीच में है बिल्कुल एग्जैक्ट, तो कितने डिग्री पे होगी, 45 भी बोल सकते हो, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोल सकते हो। तो नॉर्थ ईस्ट अगर बोला तो अब आपको उसकी लोकेशन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिग्री बनाओगे 45 और 100 की डिस्टेंस लोगे, 100 किलोमीटर। कॉपी में 100 तो नहीं बना सकते, तो क्या कंसीडर करोगे, लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, देन 10 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू द 100 किलोमीटर। अरे समझ आया। जब हम ड्रॉ करते हैं ना, तो इमेजिन कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज 1 सेंटीमीटर कितनी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, 10 किलोमीटर को। तो अपनी कॉपी में हम 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके ही कितनी लेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 100 किलोमीटर को। तुमने देखा होगा जब कभी मैप बनाते हैं तो मैप में काफी बड़ी डिस्टेंस होती है, यहाँ तो 100 किलोमीटर की बात है, और भी बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस होती हैं। तुमने देखा पूरी अर्थ का जो मैप है वो पूरे ग्लोब पर है, और ग्लोब का साइज कितना छोटा है। तो हमने वहां क्या किया होगा, इसी तरह से तो कंसीडर किया होगा कि सपोज 1 mm इक्वल टू इतना किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, या इससे भी ज्यादा, है ना। इस तरह से सपोज करके हम पूरी मैप को या किसी पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम करते हैं। तो जो लाइन किसी बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, जो एरो है ना, लाइन, मैंने खाली लाइन बोला, लाइन भी किसके साथ, हेड के साथ। देखो लाइन ये ड्रॉ की, लेकिन अगर हेड नहीं लगाया तो वेक्टर नहीं होगा, लाइन के साथ हेड भी लगाना है। ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है ना, अब ये वेक्टर बन जाता है। तो किसी पॉइंट की, किसी भी बॉडी की कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसकी पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से, तीर से। और जब एरो से रिप्रेजेंट करेंगे तो जो एरो उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है उसी को क्या बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर। फिर से समझो, द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to the origin is called position vector। अब बॉडी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करती है, भाई हमने देखा प्लेन है या कोई कार है और इस रास्ते से वो जाती है, और हम बैठे हैं यहाँ पे, तो हमें कार ऐसे जाते हुए दिखाई देगी। तो हमारे रेस्पेक्ट में कार की किसी टाइम पर पोजीशन क्या है, ए पॉइंट पर, वहां पे पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, R1। वेक्टर जब भी लगाऊंगा तो समझ जाना डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। मींस इसी में है इसकी वैल्यू कि हमसे ए पॉइंट की डिस्टेंस सपोज कुछ है 10 किलोमीटर, 10, 20, 30 जो भी बोले, और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट।
60 डिग्री 40 डिग्री। कुछ टाइम के बाद वो फिर से पूछता है, फिर हम क्या बोलेंगे, हमसे अब उस बॉडी की पोजीशन कहाँ पे है, बी पॉइंट पर, और कितने डिग्री, 20 डिग्री। यहाँ पे मैंने बोला 60 और ये वाला 20 डिग्री, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो आपने बोला कि सर यहाँ पे तो पोजीशन वेक्टर R1 बोल दिया, यहाँ पे R2 बोल दिया। R2 से मतलब समझ जाना अपने आप कि सपोज यहाँ पे 60 किलोमीटर था, यहाँ से लेके वहां तक की डिस्टेंस ये 60 डिग्री है। सपोज यहाँ से 100 किलोमीटर था और यहाँ आके कितना हो गया, कुछ और बढ़ जाता है, 700 110 किलोमीटर। तो इस तरह से अलग अलग डिस्टेंस हो सकती हैं। तो ये जो एरो है, कौन सा एरो, एरो OA क्या करता है, रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द बॉडी। उस बॉडी की पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। जो किसी बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर, उसी को क्या बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर। अब ये जब कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करती है, यहां से यहां, ये वाली, या ये बोले जब कभी कोई पोजीशन वेक्टर बॉडी के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, ये O है, OA है, और ये कहां पे शिफ्ट हो गया, OA से OB पे चला गया। तो ये जो बीच का डिस्प्लेसमेंट आएगा इसका, देखो दो तरह के डिस्प्लेसमेंट किए इसने। अगर मैं बोलूं कितना रोटेट हुआ, तो ये होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा, OA से OB पे गया है तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने, थीटा। कितना रोटेट हुआ, थीटा। और ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट, कौन सा होगा बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं बोलता हूं इसका हेड A से B तक शिफ्ट हुआ है, तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये कौन सा वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, मैं समझता हूं समझ आ गया सभी को, बस अब बताना हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर की डिफाइन क्या होगी बच्चों, the vector which represents the position of an object with respect to the position of an object, origin, position of an object। देखो फिर से, the vector which represents the position of an object is with respect to origin is called position vector। तो position vector क्या है इसमें, OA, और इसको हमेशा क्या लगाते हैं, एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा वेक्टर क्या है, AB, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसको बोलोगे, व्हेन द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम पॉइंट A to B, देन द डिस्टेंस फ्रॉम A to B, या ये भी बोल सकते हो, देन द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AB एरो से। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारे दोनों टॉपिक हो जाते हैं। कौन सा, हेलो। तो हमारे दो तरह के वेक्टर होंगे, पोलर और एक्सियल वेक्टर। तो जो वेक्टर जो बोले जाते हैं वो दो तरह की, फर्स्ट पोलर वेक्टर और दूसरा एक्सियल वेक्टर। पहला पोलर, दूसरा एक्सियल। इसके अलावा भी पढ़ोगे वेक्टर, जैसे इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो वो सारे वेक्टर उनके मैग्नीट्यूड के बारे में भी रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन तो बताते ही हैं, साथ में मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग भी उनकी बात हम करेंगे। लेकिन ये जो वेक्टर हैं पोलर और एक्सियल, ये दुनिया के दो तरह के जितने भी वेक्टर हैं वो दोनों इन दोनों के अंडर आते हैं। किस तरह से, अगर मैंने बात की पोलर, तो पोलर से समझ जाओ, हम अक्सर बोलते हैं पोल या पोलैरिटी, है ना। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें दो ग्रुप बनेंगे, दो साइड होंगी। अब ये दो साइड होती क्या है, तो उसी वे में हम पोलर को समझेंगे। पोलर से मतलब क्या होगा, मान के चलो
ये ट्रैक है, रास्ता है, और यहां से किसी बॉडी ने चलना शुरू किया, ठीक है। इसके अंडर चलती है, फोर्स लगा के चलती है, वर्क करने के लिए चलती है, या क्या करने के लिए चलती है, मीन्स इस तरह से ये चलना शुरू करती है, या फोर्स लगाते हैं, एक्सेलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है ना। जब बॉडी चलती है तो क्या क्या होगा, फोर्स लगा के वो स्टार्ट करेगी चलना। दूसरा, जब चलेगी तो वेलोसिटी भी होगी। तीसरा, जब चलती है तो एक्सेलरेशन भी आएगा, मोमेंटम भी होगा, इंपल्स भी आएगा, है ना। तो काफी सारी चीजें आती हैं, लेकिन याद रखो जब बॉडी का इनिशियल पॉइंट हमें पता होगा, मींस स्टार्टिंग जिस पॉइंट से करेगी उसका पता होगा, तो उस तरह के वेक्टर को, और उसमें वेक्टर क्वांटिटी होगी रिप्रेजेंट, जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन, है ना, वेलोसिटी, जो एक लीनियर वे में दिखाई दे स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किस तरह के वेक्टर बोलते हैं, पोलर वेक्टर। तो क्या पोलर वेक्टर किसको कहोगे, द वेक्टर्स which have the starting point। अब मन में आ रहा होगा स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब क्या है। मैंने बोला ना अभी कि बॉडी जब चलेगी, कहीं से भी चलती है, तो उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट जरूर होगा। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तब भी उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो सभी की सभी इस तरह के वेक्टर को क्या, कौन से वेक्टर बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। दूसरा आता है हमारा एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर के कितने सारे एग्जांपल है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, इंपल्स, इस तरह से और भी बहुत सारी। याद रखना स्टार्टिंग पॉइंट जरूर मिलना चाहिए। तो सारे कैसे वेक्टर होंगे, पोलर वेक्टर। अब दूसरी बात हम करते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होंगे, जब कोई भी बॉडी रोटेट करती है ना, जिसमें उसका रोटेशन होगा या रिवॉल्यूशन होगा, कुछ पार्टिकल होंगे किसी दूसरे के अराउंड, मींस जिसमें एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, या टॉर्क अप्लाई करेंगे। ये सभी जो नाम मैं ले रहा हूं ये सब किसके एग्जांपल है, एक्सियल वेक्टर के। किस तरह से, मान के चलते हैं कोई बॉडी इस तरह से चलती है, इस ट्रैक पे चलते हुए ऐसे, है ना। तो चलने के लिए हमें क्या जरूरत होगी, इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलती, ऐसे चलती सीधी, तो ये आता फोर्स। लेकिन ये कैसे चलती है, सर्कुलर ट्रैक पर चलती है ना, रोटेट होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस फोर्स की जरूरत है हमें टॉर्क की। तो जो बॉडी रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पे जो बॉडी लीनियर मोशन को अफेक्ट करती है, जिनमें क्या होगा, लीनियर मोशन को इफेक्ट करती हैं, वो सब हमारी कैसी होती हैं, पोलर वेक्टर होते हैं। वो सब क्वांटिटी कैसी होती है, पोलर वेक्टर। और जिस तरह की मोशन में, जिस तरह की क्वांटिटी में हमारा क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट होता है ना, दिखाई देता है कि रोटेशनल वे में कुछ इफेक्ट होता है, उन सभी को हम, उन सब क्वांटिटी को या उन सब वेक्टर को कैसे वेक्टर बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। इसके क्या कौन कौन से एग्जांपल हैं, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, है ना। इस तरह से मींस जितने भी ये सारे एग्जांपल हैं, ये सब किसके हैं, रोटेशनल मोशन को इफेक्ट करते हैं। टॉर्क लगाएंगे तो बॉडी रोटेट होगी। एंगुलर मोमेंटम मींस उसको रोकने के लिए जो एफर्ट करेंगे, उसकी जो मोशन को अफेक्ट करता है, रोटेशनल मोशन को। एंगुलर वेलोसिटी, इस तरह से ये सभी जो क्वांटिटी हैं, ये सब किसके एग्जांपल हैं हमारे,
एक्सियल वेक्टर के। अब बात करते सर हैं होता है बेटा, टॉर्की। टॉर्क क्या होता है? बस अभी फिलहाल ये याद रखो कि कोई भी बॉडी रोटेट होती है, हमें किसी बॉडी को रास्ते पे लेके चलना है, लीनियर वे पे, है ना, स्ट्रेट लाइन कह लो या थोड़ा कर्व पाथ पे भी, लेकिन फिर सीधा हो जाए इस तरह से चले। हेलो, हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वल वेक्टर। तो देखो मैंने अभी बोला कि जितने भी वेक्टर होते हैं, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों इन्हीं के अंडर आती हैं। किस किस के? एक्सियल और पोलर। लेकिन कुछ मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ और भी है जिसको हमने अलग तरह की कैटेगरी में रखा है, उनके नाम हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है नंबर 1 पे इक्वल वेक्टर। अब ये इक्वल वेक्टर क्या होता है? देखो वो सब दो क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन सेम रहेगी, उन सबको हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर बोलते हैं। तो क्या बोलोगे? द वेक्टर्स या टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड हैविंग सेम डायरेक्शन, two vectors of equal magnitude and having same direction are called equal vectors। उन सबको हम कैसा वेक्टर बोलेंगे? इक्वल। अब ये कैसे होते हैं? मान के चलें ये वेक्टर ए, ये भी वेक्टर दूसरा, इसका नाम हमने ए दिया। एक बात याद रखना, हमेशा जब भी किसी वेक्टर को लिखोगे एरो लगा के, पहले बोल चुका हूं वेक्टर को बिना एरो के नहीं रिप्रेजेंट करोगे, वेक्टर को एरो लगा के ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब बोले सर इसको हम डेली लाइफ में कैसे देखते हैं, कैसे कनेक्ट करें? एक बच्चा बोलता है कि मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा सकता हूं किसी बॉडी पर, कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। दूसरे बच्चे ने बोला मैं 3 न्यूटन का फोर्स लगा सकता हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर सकता हूं। तो क्या ये इक्वल वेक्टर है? पहले तो पता चले कि क्या वो क्वांटिटी वेक्टर हैं। दोनों वेक्टर हैं। फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमेशा कंपेयर जो करेंगे वो सेम क्वांटिटी का करेंगे। जैसे एक बच्चे ने बोला कि जब मैं अपनी कार को चलाती हूं तो मेरी कार कितने एक्सेलेरेशन से चलती है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा बोलता है मेरी चलती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे दो बच्चे बोल रहे थे कि मैं 5 न्यूटन लगा सकता हूं वेस्ट डायरेक्शन में, इन वेस्ट। ये भी बोलता है इन वेस्ट। तो क्या दोनों इक्वल वेक्टर हैं? नहीं, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन तो सेम है। दोनों चीज सेम होनी चाहिए। क्या क्या? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ठीक है, जब दोनों चीजें इक्वल होंगी तब हम उनको कैसा वेक्टर बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं, या वेलोसिटी। याद रखना, जितने भी वेक्टर होंगे, जितनी क्वांटिटी होंगी, वो सेम क्वांटिटी की होनी चाहिए। वो वेक्टर सेम क्वांटिटी के, या तो वेलोसिटी वेलोसिटी हो, फोर्स फोर्स, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन, लीनियर मोमेंटम। ऐसा नहीं कि आप वेक्टर ए को तो किसके लिए बोल रहे हो? फोर्स के लिए, और बी को किसके लिए बोल रहे हो? वेलोसिटी के लिए। तब वो वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। समझ आया? तो मैं समझता हूं समझ आ गया होगा। तो इसमें अब देखो, अगर ये भी 5 हो जाएगा, है ना, तो 5 न्यूटन, मैंने क्या किया? 5 न्यूटन, 1 न्यूटन को किससे कंसीडर किया? 1 सेंटीमीटर से। कॉपी पे बना सकते हो 5 सेंटीमीटर की लाइन? तो अरे बना सकते हो ना। तो ये वेक्टर ए हो जाएगा और ये वेक्टर बी हो जाएगी। ठीक, ये सपोज ए के लिए, ये बी के लिए। इसी तरह से एक्सेलरेशन के लिए ये भी हमने 2 कर दिया है, तो ये क्या हो गया? ये 2, ये भी 2। इसी तरह से हो सकता है और भी। ये 100 मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के लिए एरो लगाओगे, दूसरा भी 100। तो अब 100 सेंटीमीटर नहीं ड्रॉ कर सकते, तो इसमें कंसीडर क्या करोगे? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, या 10 जो भी बोलोगे, है ना। या ये मीटर था, सपोज डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है इस बार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है, तो 1 सेंटीमीटर क्या बोलोगे? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10
मीटर, तो 10 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे 100। इतनी लंबी लाइन 10 सेंटीमीटर लंबी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो समझ आ गया, दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो उनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों इक्वल रहेंगी। बस आज की क्लास बंद करते हैं, ठीक है बच्चों।